संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार। आज हम सब भारतीय आर्य भाषा के विषय में थोड़ा समझेंगे। हम लोग जानते हैं कि भारूपी भाषा परिवार की बात अभी कुछ समय पहले ही हो गई और भाषा की दृष्टि से यदि हम देखें तो भास धातु से भाषा की उत्पत्ति हुई और इस भास धातु का अर्थ है चमकना या प्रकाशित करना। मतलब भाषा के माध्यम से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको विचार विनिमय के द्वारा दूसरों को प्रदान करके अपने भी समझकर जब हम बोलते हैं, ज्ञानार्जन करके बालकों के लिए उपयोगी हो ऐसा कहते हैं, तो ये इसका मतलब कि हम अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित करते हैं। भाषा वैज्ञानिक आचार्य दंडी ने भी कहा है, वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, कि वाणी से ही संसार का व्यवहार चलता है। इन सब बातों को चिंतन केंद्र में रखकर आज भारतीय आर्य भाषा परिवार की चर्चा होगी। इस परिवार के अंतर्गत आधुनिक भाषा में कई भाषाएं आती हैं, यथा सिंधी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, मराठी, उड़िया, बंगला और असमिया, और अंत में हिंदी भाषा के भी समावेश इसमें है। इसलिए आज हमने ये देखा कि 10 भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। यदि इन सबको ध्यान में रखकर हम सिंधी भाषा के बारे में कुछ जानना चाहें तो हम देखते हैं कि सिंधी सिंध प्रदेश की भाषा है और ऐसे समूचे भारत में सिंधी लोग पाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली, अजमेर, कच्छ और मुंबई में इनकी जनसंख्या अधिक है। सिंधी सिंध में भी बोली जाती है। सिंध नदी के तटवर्ती प्रदेश में सिंधी लोग ज़्यादा बसे हुए हैं। भारत में कच्छ में भी सिंधी खूब अच्छे प्रमाण में रहते हैं और इसकी बोली जो है, बोलियों की दृष्टि से देखें तो बिचौली, सिराइकी सिंधी आदि इसकी बोलियां हैं। गुजराती से यह भाषा मिलती जुलती है। अधिकतर कच्छ के आसपास के गुजराती भाषाभाषी इस भाषा को जानते भी हैं और संबंध की दृष्टि से देखें तो सिंधी भाषा का संबंध वाचड़ अपभ्रंश से है। तो जो इसकी ऐतिहासिकता हुई ये हमने जाना। अब मैं ये चाहूँगी कि इसके कुछ उदाहरण राजेंद्र भाई प्रस्तुत करें। राजेंद्र भाई। सिंधी गुजरात में भी बोली जाती है। भारत के हर एक प्रदेश में सिंधी लोग रहते हैं और सिंधी बोलते हैं। हालांकि वो गुजराती भी अच्छी बोल लेते हैं। हम कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, सिंधी में कहते हैं छा खपे, हम कहते हैं ले लीजिए, वो कहते हैं खणी गिन्नो। सिंधी और कच्छी दोनों मिलती जुलती भाषाएं हैं। उसके बाद हम जब कच्छी में चर्चा करेंगे तो कच्छी में कच्छी और सिंधी का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। सिंधी के बाद भाषा आती है लहंदा।
मैं मालती देवी से निवेदन करूंगा कि लहंदा के बारे में उनसे पहले कुछ वर्गीकरण हुआ है भाषाओं का, उनके बारे में प्रकाश करेंगे। इन भाषाओं के वर्गीकरण के बारे में विदेशी विद्वानों की दृष्टि से देखें तो हार्नले और भारतीय विद्वान में धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, इन लोगों ने अच्छा प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं, ग्रियर्सन ने भी और सुनीत कुमार चटर्जी ने भी पूरे समूचे भारत की भाषाओं पर, विशेषकर आर्य भाषाओं पर अच्छा इन्होंने प्रकाश डाला है और हमें बताया है। इस दृष्टि से भाषाओं के वर्गीकरण को हार्नले ने अपनी पुस्तक द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द गौडियन लैंग्वेजेस में 4 विभागों में विभक्त किया है: पूर्वी गौडियन, पश्चिमी गौडियन, उत्तरी गौडियन और दक्षिणी गौडियन। तो इस तरह से ये सभी भाषाएं लगभग इन्हीं के अंतर्गत आ जाती हैं। अभी अभी राजेंद्र भाई ने कहा कि हम लहंदा के बारे में कुछ कहें। लहंदा जो पंजाब की एक दूसरा नाम है और इसका अर्थ होता है पश्चिमी, सूर्यास्त अथवा उतरता। तो ये भाषा जो है पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान में बोली जाती है। भारतवर्ष में भी पंजाब में इसको बोलने वाले हैं, इसको पश्चिमी पंजाबी भी कहते हैं। लहंदा जो है, इसमें लोक साहित्य का खूब अध्ययन हुआ है, लोक साहित्य का इसमें प्रचार प्रसार भी खूब हुआ है और इसकी लिपि जो है वह फारसी लिपि है। इस तरह से लहंदा का प्रचार भारत में तो है ही, लेकिन भारत के बाहर पाकिस्तान में भी है। हम देखते हैं कि लहंदा भाषाभाषी बड़े परिश्रमी होते हैं और इस भाषा को बड़े मन से पढ़ते हैं, उसके साहित्य को मन से पढ़ते हैं। इसलिए यह भाषा अपने अपने ढंग से यह विकास कर रही है। मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहूँगा। आपने कहा सिंधी भाषा, तो सिंधी शब्द का संबंध सिंधु से है। नदी के तटवर्ती भूमि में वो प्रयुक्त होती है। सिंधी प्रायः कच्छी, बम्बई, अजमेर आदि प्रदेशों में बोली जाती है। चीनी मुसाफिर युआन चांग ने सिंधी भाषा का अपनी यात्रा में वर्णन किया था। तो ये बताते हैं कि सिंधी भाषा पुरानी भाषा है। और इसके लहंदा के बाद हम पंजाबी भाषा को लेंगे जो पंजाब में बोली जाती है। अब हमारी तीसरी भाषा जो पंजाबी है, आर्य भाषा के अंतर्गत, उसे हम देखेंगे। उसके अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि 5 नदियों का जहाँ समन्वित रूप हम देखते हैं, मतलब सतलज, व्यासा, रावी, झेलम और चनाव, इन 5 के बीच में बसा देश पंजाब। तो पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, जो पंजाब 5 नदियों के बीच में बसा हुआ है और बहुत ही समृद्ध राज्य है। यहाँ पंजाबी भाषा को हम लिपि की दृष्टि से देखें तो महाजनी, गुरुमुखी, शारदा और उर्दू लिपियाँ इसके लिए प्रयुक्त होती हैं। पंजाबी भाषा का भी लोक साहित्य लहंदा की तरह बहुत ही संपन्न है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी भोलानाथ तिवारी ने कहा कि 1932 में पंजाब विश्वविद्यालय में एक शोध का कार्य उन लोगों ने किया और इस निष्कर्ष पर विश्वविद्यालय के भाषा वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष निकाला कि यह भाषा सबसे पुरानी है। आज भी उसमें प्राकृत के शब्द जैसे सत्य, अठ, कम, गड्डी, जिसका हिंदी रूपांतर करें तो 7, 8, काम और गाड़ी भी प्रचलित है। तात्पर्य है कि प्राकृत भाषा का उपयोग आज भी इस भाषा में खूब होता है और इस भाषा का संबंध लहंदा की तरह ही कैकय अपभ्रंश से है।
अब इसके बाद की भाषा जो है वो मैं राजेंद्र भाई से अनुरोध करती हूँ जी, और मालती पंजाबी देवी। का भी कुछ उदाहरण दें हम्म। और इसके बाद की भाषा जरूर। का कहें। लहंदा का अर्थ पश्चिम होता है। लहंदा को पश्चिमी भी कहते हैं। पंजाब के पश्चिम भाग में लहंदा भाषा बोली जाती है। प्राचीन काल में उसे मुल्तानी भी कहते थे। लहंदे दी बोली, ये दी जो प्रत्यय है वो षष्ठी विभक्ति पंजाबी से हैं। पंजाब में ज़्यादातर मैनू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए बोला जाता है। पंजाब की प्रमुखतः लिपि जो हैं वो गुरुमुखी हैं। पूरे भारतवर्ष में सिखों के गुरुद्वारा हैं और गुरुद्वारे पर जो भाषा लिखी है वो उनकी लिपि गुरुमुखी है। गुरु नानक देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, उनमें प्रमुखतः हिंदी कवियों की रचनाओं का स्वीकार किया है। जयदेव, कबीर साहब। अब पंजाबी में बहुत से साहित्य की रचना हुई है, इसलिए पंजाब को भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। वहाँ का एक लोकगीत मैं आपको बताना चाहूँगा कि काला सा काला कालई ही सरदार गोणी अणुगफा करो। हर एक भाषा की बोलने की अपनी एक लढ़न, इंटोनेशन होती है। पंजाबी लोग जब हिंदी बोलते हैं या अन्य भाषा बोलते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि ये पंजाबी है। जैसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग वो ड पर ज़्यादातर भार देते हैं। सत श्री अकाल, वैसे तो वो हम जैसे सुप्रभात बोलते हैं वो सत श्री अकाल से बोलते हैं। गुरबानी आप बहुत से कार्यक्रमों में प्रसारित होती है, वो पूरी पंजाबी में होती है। पंजाबी में आज पंजाब की कई चैनलें चल रही हैं और कोई भी भाषा को समझना हो, सीखना हो तो सबसे अच्छी बात यह है आप उन प्रदेश में जाइए। न केवल भाषा, आपको वहाँ जाने से फ़ायदा क्या होगा, वहाँ के लोग, वहाँ के त्योहार, वहाँ के पहनावे, रीति रिवाज, बोलने का ढंग, उनका भी आपको परिचय मिलता है। पंजाबी के बाद आती है मराठी, गुजराती लेंगे हम उनसे पहले। और गुजरात की भाषा तो आप सब परिचित है, गुजरात में बोली जाती है। मैं मालती देवी से निवेदन करूंगा कि गुजराती और उनकी बोलियों के बारे में बताएं। ठीक है राजेंद्र भाई, अब मैं गुजराती के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। गुजराती भाषा तो मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि मुझे इतनी मधुर लगती है और एक हिंदी भाषी के नाते जब मैंने गुजराती सीखना शुरू किया तो मुझे लगता था कि इसमें तो काफ़ी समानता है और इस समानता को ध्यान में रखकर जल्दी जल्दी शब्द भी हमें आने लगे। गुजरात को हम यदि देखें तो गुर्जर भाषा से, गुर्जर लोगों से इसका संबंध है। ये भारत में पंजाब और राजस्थान के माध्यम से आए और फिर धीरे धीरे जब यहाँ इनको त्राण मिला, इनको रक्षण मिला, इन गुर्जर लोगों को, तो ये यहाँ पर बस जाना इन्होंने उचित समझा और यहाँ बस गए और इन्हें लगा कि यहाँ पर रहकर इस भाषा का अधिक से अधिक हम प्रचार करें, अधिक से अधिक इसमें लेखन करें, इसमें काम करें। और इस तरह से हमारे प्राचीन गुजरात के कवियों ने, चाहे नरसिंह मेहता कहिए, चाहे मीराबाई कहिए या तो अक्खा कहिए, तो इस तरह से इन प्राचीन लेखकों ने इस भाषा के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। उस समय के कुछ शिलालेखों में भी गुर्जरता और गुर्जर शब्द को पाया गया है। तो इस तरह से प्राचीन कवियों ने और आज आधुनिक कवियों और साहित्यकारों ने, लेखकों ने भी इसको काफ़ी आगे बढ़ाया है।
जैसे आधुनिक साहित्यकारों का नाम लें तो उमाशंकर जोशी हैं, डॉक्टर चंद्रकांत सेठ हैं, डॉक्टर चंद्रकांत मेहता हैं, राजेंद्र शाह जो अब नहीं रहे, कविता बहुत अच्छी लिखते थे। तो इस तरह से उस परंपरा में आज भी गुजराती साहित्यकार इस भाषा की संपन्नता में चार चांद लगाने के लिए हर क्षण अति परिश्रम कर रहे हैं। और यहाँ यह भाषा इतनी अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से भी, भाषा की दृष्टि से भी, साहित्य की दृष्टि से भी और लोक साहित्य की दृष्टि से भी, कि इसमें अधिक से अधिक लोग जो बाहर से आए हैं, अन्य राज्यों से आए हैं, वो भी इसे बोलना पसंद करते हैं। उन्हें जल्दी से भाषा आ जाती है, क्योंकि गुजराती हिंदी भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। अब इनकी बोलियों को यदि हम देखें तो इसमें झालावाड़ी, सुरती, सौराष्ट्री, कच्छी, काठियावाड़ी, चरोत्तरी आदि इसकी विविध बोलियां हैं। भीली बोली भी इसके अंतर्गत है, जो सूरत के आसपास, वलसाड़ के आसपास बोली जाती है। सूरत में वेरछी में खानदेसी बोली भी गुजरात की काफ़ी जानी मानी है, जो महाराष्ट्र के नज़दीक होने के कारण उस पर मराठी का असर है। इस तरह से हम देखते हैं कि गुजरात की बोलियां भी बड़ी समृद्ध हैं। अब मैं चाहूँगी कि सौराष्ट्री बोली के बारे में कुछ अलाजिन भाई कहें। अवश्य। गुजरात की भाषा को सबसे पहले समृद्ध किया, जिसे हम आदि कवि कहते हैं, नरसिंह मेहता ने। सबसे पहले कवि नरसिंह मेहता को माना जाता है और गद्य के पिता नर्मद को माना जाता है। नरसिंह मेहता के प्रभातिया सुबह में, जैसे महाराष्ट्र में तुकाराम पे अभंग गाए जाते हैं, आज सौराष्ट्र के 6 जिले में और पूरे गुजरात में आप कहीं पर जाए, नरसिंह मेहता के प्रभातिया अनपढ़ लोग भी बड़े चाव से, बड़े भक्तिभाव से गाते हैं। नरसिंह ने जिन भक्ति साहित्य का सृजन किया कि जागीने जोऊ तो जगत दी से नहीं, ઊંઘ માં અટપટા ભોગ ભાસે, આ બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે, ને જળ કમળ છાંડી જાને બાળા, સ્વામી અમારો જાગશે, જાગશે તને મારશે, મને બાળ હત્યા लागसे। कितनी अच्छी रचना है, भावुकता से। जैसे हिंदी में कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास का नाम आदर से लिया जाता है, वैसे ही नरसिंह मेहता का गुजराती में नाम लिया जाता है। गद्य की शुरुआत आरंभ नर्मद ने की, लेकिन कमा मुंशी ने ऐतिहासिक उपन्यासों का जो निर्माण किया, तब की भाषा का विकास क्रम देखे और गुजराती और हिंदी लिपियां भी मिली जुली हैं। क हिंदी में गुजराती में खड़ा है, सिंधी में टेढ़ा है। ख अलग से लिखा जाता है, ग तो बिल्कुल सरल है। तो गुजरातियों को हिंदी सीखना बहुत सरल लगता है, हिंदी भाषियों को भी गुजराती सीखना बहुत सरल लगता है। मालती देवी हिंदी भाषी है, वो अच्छी तरह गुजराती बोल लेती है। गुजरात में आके किसी को नहीं लगता कि वो हिंदी भाषी है और बिन गुजराती है। तो हम भी गुजराती अच्छी प्रयुक्त कर लेते हैं, हिंदी भाषी भी बोल लेते हैं। नागरी गुजराती जो परिमार्जित गुजराती हैं, अहमदाबाद के सांकड़ी शैली में नागर लोग जो बोलते हैं, वो बड़ी शुद्ध और परिमार्जित गुजराती मानी जाती है। हालांकि भाषा पर कोई अधिकार जमाना नहीं होता। बाइबल में कहा है कि लैंग्वेज इज ए ब्रिज, डोंट मेक कैसल ऑन इट। भाषा एक सेतु है, उस पर आप महल नहीं बना सकते, उसको बहने दीजिए, तभी भाषा का विकास होगा। तो नागरी के बाद आती है बम्बईया। गुजराती व्यापारी प्रजा है। बम्बई महाराष्ट्र में वो व्यापार करने गई। महाराष्ट्र में रहते हुए
उन्होंने विशेष प्रकार की बोली वहाँ गुजराती बोली, तो उसको बम्बैया गुजराती कहते हैं। सुरती, उनके कुछ शब्दों के उच्चारण से हमें पता चल जाता है कि लोग सूरत के हैं। चरोतरी, वो भी आप देखें तो उच्चारण से ही पता चल जाता है कि ये खेड़ा जिला के आसपास के लोग चरोतरी है। काठियावाड़ी सौराष्ट्र के 6 जिलों में बोली जाती हैं। गुजराती और काठियावाड़ी में थोड़ा अंतर है। जैसे गुजराती में कहते हैं कि जता रहा है, काठियावाड़ी कैसे वया गया। बोली से ही पता चल जाता है कि ये गुजरात के हैं, लेकिन ये सौराष्ट्र के 6 जिलों के हैं। उनमें भी अलग जिले के अलग अलग शब्द हैं। जामनगर जिले जाएंगे तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ये जामनगर के हैं, ये भावनगर के हैं, ये राजकोट के। एक उत्तर गुजरात की भी एक बोली है, वो विशेष कैसे पहचानी जाती है? वो जो लोग जब गुजराती बोलते हैं तो आकारांत या अनुस्वार का उच्चार ओकारांत में करते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, गोंधी जी सोबरमती नदी में थी पोणी पीता। शुद्ध गुजराती में ऐसा कहेंगे कि गांधी जी साबरमती नदी में पानी पीता। પણ જ્યારે બી ઓકારાંત બોલે એટલે આપણને તરત જ ખબર પડી જાય કે આ સાહેબ મહેસાણાના, એને તમે પૂછો કે ક્યાંના છો તો મહેસાણા એવું નહીં, મેહોણા એવું જ બોલશે। એ પ્રાદેશિક બોલ્યા છે અને ભાષા તો સાહિત્યિક વિકસવી જ જોઈએ, પરિમાર્જિત હોવી જોઈએ। પણ ગાંધીજી કહેતા કે જેને કોશિયો સમજી શકે એવી ભાષામાં સાહિત્યની રચના થવી જોઈએ। અને આજે ગુજરાતીએ આ બાબતમાં ઘણું સારું ખેડાણ કર્યું છે। ગુજરાતીમાં સરસ મજાની કવિતાઓ, સરસ મજાની ગઝલની રચના પણ આપણને જોવા મળે છે। જેમ કે હું અહીંયા રાજેશ વ્યાસ મિસ્કિનને આજે યાદ કરીશ કે તારી કને જો કંઈ ન હોય તો દોડી આવ તું, તારી કને બધું જ છે છોડી બતાવ તું। કેવી સરસ ઓફર કરે છે। જે ઉર્દુમાં ગાલિબે લખ્યું એ ગુજરાતીમાં આપણા મરીજ સાહેબે ખેડાણ કર્યું કે બસ એટલી સમજ મને તું પરવરદિગાર દે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે ત્યાં બધાના વિચાર દે। આપણે બધા સુખો એકલા ભોગવીએ છીએ, દુઃખમાં બધાને યાદ કરીને બોલાવીએ છીએ। ભગવાનને પણ એ ખુદાને પણ ચેલેન્જ કરે છે કે તારે જેટલા દુઃખો આપવા હોય એટલા આપ, હું તો સહન કરવાનો છું, મારામાં એ તાકાત છે। અને એ ખુદા એ તાકાત મને તું આપ, હે ઈશ્વર એ તાકાત મને તું આપ। તો ગુજરાતીની અંદર પણ આવી બહુ જ સારી રચના થઈ છે। નશાબંધી મંડળ માટે એક સારી ઉપયોગી થઈ શકાય એવી મરીજ સાહેબે લખી છે કે મેં તને બધા દર્દોની દવા ધારી હતી અને છેવટે ખબર પડી કે તું પણ એક બીમારી હતી। શરૂઆતમાં આપણે દુઃખ ભૂલવામાંના બાના હેઠળ કોઈ વ્યસનની શરૂઆત કરીએ છીએ અને પછી એ જ બીમારી બની જાય છે। તો ગુજરાતી પણ બહુ જ સમૃદ્ધ ભાષા છે। ઘણું બધું આજે એમાં ખેડાણ થયું છે। ઘણા બધા ઉપન્યાસો, ઘણા બધા કવિઓને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળ્યા છે। ઉમાશંકર જોશીને ગુજરાતીમાં કેવી રીતે ભૂલાય? આપણે આજે આર્ય ભાષાઓનો અભ્યાસ કરીએ છીએ અને એના અંતર્ગત ગુજરાતીનો અભ્યાસ કરીએ ત્યારે થોડું ગુજરાતીની ચર્ચા કરીએ તો હું માનું છું એ મહત્ત્વપૂર્ણ કહેવાય। ગુજરાતમાં ઉમાશંકર જોશીએ નિશિત જેનો કાવ્ય સંગ્રહ છે એને જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળ્યો। એમાં એણે એક વાક્યમાં મહાકાવ્ય લખ્યા છે, એમ કહું તો ચાલે। મૂળ પ્રકૃતિનો કવિ કે મેં તને ચાહી હતી સહરાના તરસ્યા રણની જેમ। મહાકાવ્યના લક્ષણ એ છે કે એમાં કમસે કમ
9 સર્ગો હોવા જોઈએ, એનું પાત્ર ઉદાત્ત હોવું જોઈએ, આ હોવું જોઈએ ને તે હોવું જોઈએ. પણ હું માનું છું આટલા એક વાક્યમાં એમણે મહાકાવ્યની રચના કરી છે. હું માનવી, માનવ થાવ તો ઘણું. આમાં એક એણે બહુ જ મોટો સંદેશ આપ્યો છે કે પશુઓને આપણે એમ નથી કહેવું પડતું, કે ગધેડાને એમ નથી કહેવું પડતું તું ગધેડો થા, વાઘને એવું નથી કહેવું પડતું તું વાઘ થા, સિંહને એવું નથી કહેવું પડતું તું સિંહ થા. મનુષ્યને એવું કહેવું પડે કે તું માણસ થા. હું માનવી, માનવ થાવ તોય ઘણું. અહીંયા હું એક આડ વાત કરી લઈ કે આપણે એવું કહીએ કે આપણે બધા સભ્ય છીએ અને સંસ્કૃતિ સુસંમત આધુનિક વિકાસ જેમ જેમ માણસનો થતો ગયો એમ એમ માણસ સુધરતો ગયો. તો એક જમાનો હતો કે પહેલાં હિંસક પશુ સિંહથી માણસને બચાવવો પડતો, સિંહ માણસને ખાઈ જતો. આજે આપણે કેટલો વિકાસ કર્યો કે સિંહને બચાવવા માટે, માણસથી બચાવવા માટે સિંહ માટેના અભયારણ્યો શરૂ કરવા પડ્યા, અથવા તો વન્ય પ્રાણીઓના અભયારણ્યો શરૂ કરવા પડ્યા. એટલે આપણો વિકાસ ભાષાની દૃષ્ટિએ, સાંસ્કૃતિક દૃષ્ટિએ ક્યાં થયો છે એ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આવે. ગુજરાતીમાં ઘણું બધું સાહિત્ય રચાયું છે. કચ્છમાં જાઓ તો કચ્છી ભાષા બોલાય છે, ગુજરાતની જ છે, પણ થોડીક પરદેશી હોય એવી લાગે. હું અહીંયા ઉદાહરણ આપીશ તમને. हम हिंदी में ऐसा पूछेंगे कि आपका नाम क्या है. अगर यदि उम्र में वो हमसे बुजुर्ग है, बड़े हैं, तो वो कहेंगे आई जो नालो कुरो आई, तो बिल्कुल समझ में आएगी कि आपका नाम क्या है. नानी उम्र ना हो, अगर वो हमसे छोटा है तो हम कहेंगे क्या तुम्हारा नाम क्या है. कच्છી में कहेंगे तो जो नालो कुरो आई. हम कहेंगे क्या चाहिए, कुरुच खपे. આપણે કહીએ કે ये चाहता हूँ, आ જોઈએ છીએ, तो वो बोलते हैं ले लो, गिनी गिनो. कच्छी में कहते हैं खणी गिनो. सिंधी में बोलते हैं, सिंधी और कच्छी वैसे तो एक ही भाषा लगते हैं, लेकिन बोलने में कुछ भिन्नता है. मैं यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा. कुरो खपे सिंधी में कहेंगे छाँ खपे, कच्छी में कहेंगे गिनी गिनो, सिंधी में कहेंगे खणी गिनो. कच्छ में कहेंगे अचो भा अचो, हिडा अचो, हिते बियो, आइए आइए, इधर आइए, यहाँ बैठिए. हम पूछते कौन है, वो पूछेंगे केर आए. देखिए बिल्कुल सरल है, समझ में एक दो बार आप सुने तो बिल्कुल समझ में आ जाती है, लेकिन फिर भी कुछ शब्द भिन्न हैं. हिडा हच्चो हकड़ी घाल चुआ. यहाँ आओ, एक बात करनी है आपसे. बात के लिए हिंदी में घाल है. और कच्छी भाषा न केवल कच्छ में, लेकिन आप द्वारका और ओखा बेट चले जाइए तो वहाँ भी ज़्यादातर कच्छी बोली वो समझी जाती है. कच्छी भाटिया लोग कच्छी बोलते हैं. वो जहाँ जहाँ गए उन्होंने कच्छी का विकास किया. आज कच्छी बोली हैं, फिर भी वो समृद्ध हो रही है, उसमें साहित्य की रचना हो रही है. दूरदर्शन के कई कार्यक्रम कच्छी भाषा को विकास के लिए विशेष कार्यक्रम स्लॉटिंग उसको दिए हैं, उनमें प्रसारित होते हैं. तो गुजराती के अंतर्गत गुजरात में बोली जाने वाली कच्छी आज विदेशों में पहुंची है. प्राचीन जमाने से कच्छ के लोग व्यापार करते थे, जहाँ जो के माध्यम से दूसरे प्रदेशों में जाते थे और खाड़ी के देशों में विशेष जाते थे. यहाँ का माल वहाँ जाता था, वहाँ का माल यहाँ आता था. आज भी वो लोग यहाँ से प्याज चावल लेके विदेश में इन आधुनिक युग में न केवल स्टीमरों के माध्यम से
बल्कि जहाज के माध्यम से वो व्यापार कर रहे हैं, और वो जहाँ जहाँ जाते हैं सामने वाले के संपर्क भाषा के रूप में वो हमारी भाषा सीख रहे हैं। ये भाषा का कितना सेतु है और विचारों का आदान प्रदान के लिए कितनी अच्छी बात है। तो कच्छी भी गुजराती की एक भाषा है, बोली है। उसके बाद आती है मराठी। मैं मालती देवी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप मराठी के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। अच्छा राजेंद्र भाई, अब मैं मराठी पर थोड़ा प्रकाश डालूंगी, लेकिन इसके पहले मेरी अपनी इच्छा है कि थोड़ा मैं भी गुजराती भाषा पर अवश्य, कहूँ। जरूर जरूर। जब मैंने गुजराती की परीक्षा पास की क्लास 10th के बराबर, तो उस समय मैंने कई कलापी के और नर्मद के कविताओं को पढ़ा था। तो कलापी की एक कविता जो ग्राम्य माता कविता है, उसमें एक राजा की बात है और किस तरह वह अपनी ज़मीन से का कर लेता है, और शेरडी का रस जब पहली बार आया तो बहुत ही खुश होता है। जब दूसरी बार नहीं, ग्लास में कम शेरडी का रस आया तो बहुत दुखी हो जाता है, और तीसरी बार जब देखता है कि चक्कू लगाने के बाद भी शेरडी से रस नहीं निकला, तब कलापी ने इतने सुंदर शब्दों में कहा है, रसहीन धरा थई। मतलब इन दो शब्दों में हम देख सकते हैं कि कैसे कवि ने अपना पूरा भाव, अपना पूरा दर्द उड़ेल दिया है, और धरती किस तरह से कुछ क्षणों में रस युक्त हो जाती है और रसहीन हो जाती है। कवि ने कितने भाव को कैसे पकड़ा है, यह छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि सचमुच यह भाषा कितनी समृद्ध है, जिसमें भावों के माध्यम से शब्दों को एक सेतु बनाकर हम मानव को भावों से युक्त कर देते हैं, और हम संवेदनशील होके भाषा को पढ़ते हैं। और इसीलिए आज साहित्य पढ़ने से, संवेदनशील बनने से और संवेदना समझने से ऐसा हमें कहा जाता है कि गुजरात की जो जनता है वह अत्यंत संस्कारी है, क्योंकि उन्होंने इतनी संवेदनशील भाषा को पढ़ा है। डॉक्टर उमाशंकर जोशी की बात भी मेहता जी ने की अभी आपके सामने। 1986 में कैलिफोर्निया की फ्रीमॉन्ट मंदिर में जब उमाशंकर जोशी ने हिंदी और गुजराती मिश्रित अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, तो आज भी वह दिन मुझे याद है कि किस तरह से लोगों ने तालियां बजाई थीं, क्योंकि विदेश में रहकर भी लोगों को अपनी भाषा गुजराती और हिंदी दोनों को सुनने को मिला। तो सचमुच गुजरात और गुजरात की भाषा दोनों का कोई मेल ही नहीं है। इन लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने इस भाषा के माध्यम से अपने संस्कार को बनाए रखा है। अब मैं मराठी भाषा पर कुछ कहना चाहूँगी, जैसा कि राजेंद्र भाई ने मुझे सौंपा। मराठी भाषा महाराष्ट्र में बोली जाती है, हम सब जानते हैं। इसका क्षेत्र, जो हम क्षेत्र की दृष्टि से कहें तो सतपुड़ा पहाड़ियों से लेकर और कृष्णा नदी तक और नागपुर से लेकर गोवा तक इस भाषा का प्रचार प्रसार खूब है। मराठी भाषा बड़ी समृद्ध भाषा है और इसकी मुख्य बोली कोंकणी है। जो लोगों ने कोंकणी बोली पर इतना काम किया, इतनी साहित्य की रचनाएं हुई हैं कि ये भाषा आज बोली न रहकर एक बड़ी भाषा बन गई है कोंकणी। और हैदराबाद में भी मराठी की कुछ बोलियां बोली जाती हैं, मध्य प्रदेश में भी मराठी की कुछ बोलियां बोली जाती हैं। और इस भाषा की लिपि जो है वह देवनागरी है, लेकिन
कभी कभी यह भी में आता है कि जो उम्र वाले हैं, जो प्रौढ़ हैं, वो पत्र व्यवहार जो करते हैं उसमें नागरी के साथ साथ मोड़ी लिपि का प्रयोग करते हैं। यह भाषा भी भारत की अन्य भाषाओं की तरह 1000 ईस्वी के आसपास की है। 983 में इसका एक वाक्य प्राप्त हुआ था शिलालेख के ऊपर। तो इस दृष्टि से लगता है कि यह भाषा भी बड़ी पुरानी है, और जब भाषा पुरानी होती है तो उतनी ही समृद्ध होती है। इसके भी लोक साहित्य का अपना अलग महत्व है। खूब लोक साहित्य लिखे गए हैं। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी मराठी को एक भाषा के रूप में केंद्रित करके इसमें अन्य भाषाओं के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन भी खूब हुआ है, और यह भारतीय आर्य भाषा दिन प्रतिदिन खूब प्रगति कर रही है। पुनः इनकी खानदेशी और कोकड़ी आदि इसकी बोलियां खूब प्रगति पथ पर हैं, और कोकड़ी तो खूब आज भाषा बन गई है, उसमें खूब लिखा जा रहा है, रिसर्च शोध कार्य भी हो रहा है। तो इस तरह मराठी भाषा की बात मैंने की। अब कुछ उदाहरण राजेंद्र भाई देकर इसकी पुष्टि और कर दें, फिर हम आगे बढ़ें। जरूर। मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। सतपुड़ा पहाड़ियों से कृष्णा नदी तक वो बोली जाती हैं। मैं जब भी महाराष्ट्र गया हूँ, बड़ी सरलता से वो लोग बोलते हैं तो समझ लेता हूँ। जैसे कसा काय, कैसे हो, चांगला है, मजा मचो, काय पाहिजे, क्या चाहिए, कुठे गेला, कहाँ गए थे, जेवण घेणार का, भोजन कर लिया, जेवण संपला। तो ये जो छोटे छोटे वाक्य है मराठी के, मैं बड़ी सरलता से समझ लेता हूँ। मराठी समृद्ध भाषा है। आज उसमें उपन्यास और साहित्यों की रचना हो रही है। वहाँ के लावणी गीत, लोकगीत मुझे बहुत पसंद है। एक वर्षा ऋतु का है कि ताऊ ढगाल लागली गड, पानी थेम थेम गड, आओ रानी गवैया गानी, ढगाल लागली गड, पानी थेम थेम गड। तो ये मराठी भाषा है। बहुत सी रचना उसकी हुई है। उसके बाद हम उड़िया भाषा पर जाते हैं, और मैं मालती देवी से निवेदन करूंगा कि उड़िया भाषा के बारे में कुछ बताएं। बहुत ही अच्छी बात है। आपने मराठी भाषा के बारे में काफ़ी अच्छा बड़े उदाहरण आपने प्रस्तुत किया। हमारे विद्यार्थियों को उससे लाभ भी मिला। अब उड़िया भाषा के विषय में मैं थोड़ा आप सबको बताना चाहूँगी। उड़िया भाषा जो है वह उड़ीसा में बोली जाती है, और इसकी यह भाषा जो है उसकी कई नाम हैं। उड़िया, ओरिया, ओडिया। ओट का अर्थ होता है खेती, और ओडिशु का अर्थ होता है किसान। इस तरह से स्पष्ट है कि इस राज्य में खेती भी है और किसान खेती करना पसंद करते हैं, और इसके कारण ही इसका नाम ओरिया या ओडिस्यू या ओरिया या उड्री या उड़िया पड़ा। तो इसमें कई इसके नाम हैं। बोली की दृष्टि से कहूँ तो संबलपुरी और लरिया बोली इसकी काफ़ी प्रसिद्ध है। इसको काफ़ी लोग बोलते हैं। और कटक के आसपास की और जगन्नाथपुरी के आसपास की जो भाषा बोली जाती है उड़िया, वह स्टैंडर्ड लैंग्वेज या परिनिष्ठित भाषा उसे हम कह सकते हैं। तो इस तरह से उड़िया भाषा का भी भारत की अन्य भाषाओं की तरह क्रमशः समय समय इसका विकास हो रहा है। यहाँ के लोग खूब लिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ताम्रपत्र पर लोहे की कलम से लिखने के कारण इसकी लिपि वर्तुलाकार हो गई है, थोड़ी गोल गोल हो गई है। इसलिए बहुत कुछ गोल गोल के कारण इसको जलेबी लिपि भी कहते हैं। यह भी हमारे समाज में कहा जाता है। तो क्योंकि जब हम इसकी लिपि को कहीं पढ़ा लिखा हुआ पढ़ते हैं तो यह अत्यंत सुंदर या हमें प्रभावित करती है अपने वर्तुलाकार रूप के कारण।
तो सचमुच यह भाषा लिपि से लेकर बोली लेकर और साहित्य की जो रचनाएं इसमें हुई हैं वो सब कुछ सभी दृष्टि से बड़ी संपन्न और समृद्ध भाषा है। अब हम उड़िया के बाद अगली भाषा पर जाएंगे जो है बंगाली। बंगला भाषा जो है वह बंगाल में बोली जाती है और बंगाल के आसपास के भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका संबंध यह बंग में आल प्रत्यय से मिलकर यह भाषा बनी है। इसमें यह भाषा बहुत अपने सौंदर्य के कारण काफ़ी लोग इसको जानते हैं, इससे परिचित हैं और इसको सीखना भी चाहते हैं। हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती है, कई शब्द तो इसके गुजराती में भी काफ़ी मिलती जुलती है। अपने सौंदर्य के कारण, अपने साहित्य के कारण यह भाषा मात्र देश में नहीं बल्कि विदेशों में जानी जाती है। हम सब जानते हैं कि बंगला में ही साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के ऊपर 1913 में पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, जो पूरा विश्व जानता है। इसका अनुवाद इंग्लिश में हुआ और उसी में टैगोर ने कई सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं जो पूरे विश्व के बंगाल की बंगला भाषा को प्रदर्शित करती है, उसका प्रस्तुतिकरण करती है। हम सब जानते हैं कि जो उन्होंने इसमें लिखा है, जो दी तो डाक सुने कोई ना आवे तुम्हें एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। इस काव्य के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से टैगोर जी ने हमें क्या नहीं सिखाया। उन्होंने हमारे में आत्मविश्वास भरा और कह रहे हैं कि यदि तुम्हें कोई न पूछे, तुम्हारी आवाज़ सुनकर कोई तुम्हें न बुलाए, तो तुम अपने आप अंदर से शक्ति क्रिएट करके, शक्ति उत्पन्न करके आगे बढ़ो। तो वो टैगोर जी जिन्होंने बंगला भाषा को समृद्ध किया, उनके साथ साथ शरदचंद्र और माइकेल, इन लोगों ने सभी ने बंगला भाषा को समृद्ध ही नहीं बनाया बल्कि उसमें सौंदर्य भी भरा, उसमें मिठास भी भरा और उसके द्वारा देश को संपन्न बनाया। हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगीत जो है उसको बंगला में लिखा गया है, जिसको टैगोर ने ही लिखा है। तो इस तरह से बंगला भाषा का भी अपना महत्व है। इस पे ही यहाँ पर एक चाइना टाउन है कलकत्ते में, और उस चाइना टाउन में एक ऐसी भाषा है चाकमा, जिसको चाकिया भी कहते हैं। ये भाषा जो है वह बंगला और चीनी शब्दों के मिश्रण से इस भाषा का विकास हुआ है। इसकी लिपि चीनी लिपि है और कहीं कहीं बंगला लिपि भी का उपयोग करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ इस टाउन में जहाँ बोर्ड है वो भी इसी चाकिया या चाकमा भाषा में लिखा गया है। तो हम देखते हैं कि इसके साथ साथ विदेशी भाषा का भी इसमें समन्वय है और वह भाषा भी बंगला के साथ साथ विकसित हो रही है। तो इसका भी संबंध अपभ्रंश से है बंगला भाषा का। अब आगे इसमें कुछ उदाहरण देने के लिए मैं राजेंद्र भाई से निवेदन करती हूँ कि कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। धन्यवाद। बांग्ला भाषा भारतीय भाषाओं में उच्चारण की दृष्टि से सबसे कोमल भाषा रही है। जैसे मोशाय, आशुन, आशुन, वशुन, महाशय, आइए, आइए, बैठिए। हम जब बंगाल में जाए तो ये समझना बड़ा सरल है। वैसे उग्र भाषा के रूप में देखें तो भी बंगाली जितने भी क्रांतिकारी हुए वो भी बंगाल में हुए, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली भाषा को एक नया रूप दिया और गीतांजलि को तो नोबेल प्राइज़ मिला। हम जो राष्ट्रगीत गाते हैं वो भी बंगाली भाषा में लिखा है। और सबसे पहले उपन्यास मैं मानता हूँ भारतीय भाषाओं में बंगाल में लिखे गए, फिर दूसरी भाषा में उसका अनुवाद मिलने लगा। वो शायद इसलिए भी ज़्यादा विकसित हुई क्योंकि
अंग्रेजों का हेडक्वार्टर तब बंगाल था, कोलकाता सबसे बढ़िया बंदर है। कुछ लोग चीन से भारत आए, आज चाइना टाउन जाओ तो आप कोलकाता में हो ऐसा लगता ही नहीं है। वहाँ जो भी बोर्ड है, साइन बोर्ड है, वो चीनी चित्रलिपि में लिखा गया है। यहाँ तक कि सुबह आप नाश्ता करने जाए तो पूरे चीन की संस्कृति वहाँ देखने को मिलती है। कितनी दो संस्कृतियों का सुभग समन्वय, न केवल पहनावे में, न केवल रहन सहन, वहाँ जो मकान की रचनाएं हैं वो भी चीन प्रकार की है। और चाक्या भाषा, बंगाली और चीनी दोनों मिश्रण से नई उत्पन्न हुई एक भाषा है, और वो उस प्रदेश विशेष में बोली व समझी जाती है। तो इस प्रकार रविंद्रनाथ जी ने, रविंद्रनाथ तो प्रमुख है, बहुत से लोगों ने बंगाली में रचना की, बहुत से उपन्यास बंगाली में मिलते हैं, बहुत से अच्छी रचनाएं हमें बंगाली में प्राप्त हो जाती है। बंगाली के बाद आता है हिंदी, असमी भाषा। तो मैं मालती देवी से निवेदन करूंगा कि असमी भाषा के कुछ उदाहरण, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। अब आर्य भाषा परिवार की 9वीं भाषा असमी है। आधुनिक भारतीय भाषा को ध्यान में रखकर असमी जो है वह असम की घाटी में कि 80,000 किलोमीटर के वर्ग मील में बोली जाती है। आसपास सभी असमी बोलते हैं। इसको असमिया भी कहते हैं, और यह भाषा भी अन्य भाषाओं की तरह समृद्ध है। यह मैथिली के ज़्यादा नज़दीक है। बंगाली और मैथिली दोनों के नज़दीक है, लेकिन उन दोनों की तुलना में मैथिली से ज़्यादा नज़दीक है। इसकी लिपि भी मैथिली की लिपि से मिलती जुलती है। इसका दूसरा नाम विष्णुपुरिया भी है। असमी को विष्णुपुरिया भी कहते हैं, और यह बंगला से भी अपना संबंध रखती है। और असम का साहित्य भी अपने आप में एक यूनिक साहित्य है। यह पूरे देश में जाना जाता है। असमिया जो है वह उसके ऊपर उसके आसपास के जो नागालैंड, मणिपुर आदि जो दूसरे राज्य हैं उसका भी उन भाषाओं का भी असर है। इस तरह हम देखते हैं कि भारत की अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं की तरह असमिया भाषा भी अपने आप में समृद्ध है, और इसके विदेशी नाम भी हैं, अन्य नाम भी हैं, और इसमें रचनाएं भी अच्छी हुई हैं। अब हम भारतीय आर्य भाषाओं की अंतिम भाषा हिंदी पर जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि मैं और कुछ थोड़ा 2 वाक्य कहूँ तो सिंहली और नेपाली, ये भले दूसरे देशों में है, सिंहली श्रीलंका में और नेपाली नेपाल में, लेकिन ये भी आर्य भाषा में आती है। अब हिंदी के बारे में राजेंद्र भाई कुछ चर्चा करेंगे। अवश्य। हिंदी भारत में अधिक भूभागों में बोली व समझी जाती है, इसीलिए संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया है। भारत के अधिक भूभागों में बोली व समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। उसकी 17 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। आज हिंदी का विकास साहित्यकारों ने तो किया है, गीतकारों ने तो किया है, लेकिन सबसे अधिक श्रेय मैं फिल्म सिनेमा उद्योग को देता हूँ। आज पूरे भारत में अहिंदी भाषा राज्यों में अनपढ़ लोग भी हिंदी बोली व समझ लेते हैं। इसका श्रेय एक तो प्रचार प्रसार के माध्यमों को तो है ही, हिंदी सिनेमा जगत को भी है। अनपढ़
लड़का या अनपढ़ किसान गांव का वो आसानी से हिंदी सिनेमाओं के डायलॉग बोल लेते हैं, संवाद बोल लेते हैं और समझ सकते हैं। हिंदी में प्रमुखतः आती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा भाषा नहीं, कविता है ऐसा लगता है। जो दो आदमी आपस में बात कर रहे हो कि शंकरी गली में कंकरी मार के आवत जावत नैना नचावत, तो बात कर रहे हैं, कविता कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। इतनी अच्छी भाषा। और सूरदास ने सुर सागर में 10,000 पद्मा ब्रज भाषाओं की रचना की कि मैया मोरी कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पीवत भई, अजहूँ है ये छोटी। बाल गोपाल कृष्ण की शिकायत सुन के यशोदा हंस पड़ती है। वो कहती है, मैया तू मोहरन को मारन सीखी, दाऊ कभी न खीजे। मैया मोरी दाऊ बहुत चिढ़ायो, मोसो कहत उधार को लीनो, तू कब जसुमती जायो, गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। तो सूरदास जी ने ब्रज भाषा का, और बहुत से हिंदी कवियों ने, अष्टछाप कवि, आप भंवर गीत ले लीजिए नंददास का, ब्रज भाषा का विकास किया। तुलसीदास ने विनय पत्रिका में भी उनका उल्लेख किया है। ब्रज के बाद आती है खड़ी बोली, और अमीर खुसरो को कैसे हम भूल सकते हैं। तूतीय हिंद का जिसके विरुद्ध मिला था, भारतीय तोते, इतनी अच्छी रचना वो कर लेते थे। वो खड़ी बोली हिंदी में हुई है। बुंदेली जो बुंदेलखंड के आसपास बोली जाती थी, हरियाणी जो पंजाब के आसपास बोली जाती है, कन्नौजी, और अंत में आती है अवधी। तुलसीदास ने रामचरितमानस का जिसमें रचना की है वो अवधी भाषा है। मैं मालती देवी से कहूँगा कि कुछ उनके बारे में बताए। अवधी में विश्व कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, जो आज विश्व में प्रसिद्ध है। इस रचना को आशीर्वादात्मक ग्रंथ कहते हैं। इसमें तुलसी ने एक ऐसा कई चौपाई दोहा तो लिखा ही है, और प्रारंभ में ही उन्होंने कहा, वर्णा नामत संघा नाम, रसा नाम छंद सामपी, मंगला नाम च करोति, वंदे वाणी विनायक को वंदना करके आगे बढ़े हैं। और अंत में यह ऐसी रचना है कि उन्होंने कहा है कि इस रचना को हमने स्वांतः सुखाय के लिए, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमती मंजुल मातमती। ये बहुत बड़ी बात है। स्वांतः सुखाय के लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है। और इसमें उन्होंने जो ऐसा एक वाक्य कौशल्या के द्वारा कहलाया है कि उससे अवध प्रदेश की भी बात आ जाती है कि अवध में अवधी बोली जाती है। वन जाते समय माता कौशल्या कहती हैं कि जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता, जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सद अवध समाना, सैकड़ों अयोध्या के समान कानन हो जाएगा। इसलिए अवध की भाषा अवधी का, अवध प्रदेश की भाषा है। इस पर वहाँ भी उसको नाम लिया गया है। और यहीं पर यह कार्यक्रम हम दोनों लोग मिलकर पूरा कर रहे हैं। अस्तु। नमस्कार। नमस्कार। Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.